अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। अजीब बात है, पाकिस्तान में तहकीकात होती हैं लेकिन फिर वही मामलात मुल्क व कौम के गले में पड़ जाते हैं। मसलन चीनी की कीमतों के हवाले से बड़ी तहकीकात हुई, कमेटियां बनी, लेकिन ये मामला ऐसा आवाम के गले पड़ा कि आज तक चीनी की कीमत कम नहीं हो सकी और अब तो 78 रुपये पर किलोग्राम से ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर ने चीनी ख़रीदी है, तो इसका मतलब है कि वही 85, 90, 95 रुपये चीनी मिलती रहेगी। इस मुल्क में तहकीकात माजी में भी होती रहीं और माजी में तो बाकायदा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बना करती थी जिन्हें JITs कहा जाता है। आज वही JITs की रिपोर्ट एक फंदा बनी हुई है, एक मसला बनी हुई है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कौमी असम्बली के इजलास में खड़े होके वो JITs की रिपोर्ट लहरा रहे थे, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जिस गवर्नमेंट के अहदेदारों ने वो JITs करवाई थी उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा दिया कि वो कत्ल करवाया करते थे, वो बत्ताखोरी में मुलव्वस होते थे, इवन दहशत गर्दी के अल्फाज भी इस्तेमाल कर दिए। ये भी अजीब बात है कि इन्हीं JITs को डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो कि अली ज़ैदी के साथ काबीना में बैठती हैं, उनके खामन यानी डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के खामन डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने कुरान सर पर हाथ रख कर पीपल्स पार्टी की फेवर में इन्हीं JITs की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कैबिनेट कॉलीग पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तहकीकात तो PI के पायलट्स के हवाले से भी हुई, लेकिन ऐसी वो मुल्क व कौम के गले पड़ी कि अब पूरी दुनिया में PIA भी बदनाम हो गया, एविएशन इंडस्ट्री के साथ जितने पाकिस्तानी दुनिया में सब बदनाम हो गए। ये क्या हो रहा है? तहकीकात में सुकम होते हैं, क्या मसला होता है? हम आज इस पे बात करेंगे और आज हमारे रूबरू हैं साबिक वज़ीर दाखिला और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मोहतरम रहमान मलिक साहब, ख़ुद भी इन्वेस्टिगेटर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बहुत सारी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। आज जो करंट सिनेरियो है, पॉलिटिकल है, कोरोना है, इकॉनमी है, सबसे पहले तो ये बताएं कि मुझे याद है 2-3 महीने मेरे ही इंटरव्यू में आपने कहा था कि जून जुलाई में सियासी टेम्परेचर बढ़ जाएगा और अब वही हो रहा है। -1 की बात हो रही है, कहीं नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, कहीं कहा जा रहा है कि जी फलां चला जाए, फलां चला जाए। ये है क्या हो रहा है पॉलिटिकल फील्ड में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी वसातत से सुनने वालों को मेरा बहुत सलाम। आपने जो तहमीद बांधी है बेसिकली वो आपने अपनी एक थीसिस दी है। किसी मुल्क में भी इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो लिंक नहीं होती हैं सियासत के साथ। हमारे यहाँ क्योंकि सियासत को चलाना ही इन्वेस्टिगेशन के साथ होता है, जिसे कहते हैं डंडा सियासत। इन्वेस्टिगेट करो, अपने अपोनेंट को थोड़ा सा दबा कर रखो और जो काम कराना वो करा लो, अपोजिशन को दबाओ। इट्स अनफॉर्चुनेट। और जब तक ये होगा -1 भी चलता रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस चीज़ से पैदा होती हैं जो इसको नहीं होना चाहिए। इसलिए काउंटेबिलिटी का निज़ाम जो हमेशा मैंने कहा है, अगर आप काउंटेबिलिटी हिस्ट्री देखें अपने इस्लाम में भी, तो काउंटेबिलिटी 3 वे होती है, जिसमें आपके ब्यूरोक्रेसी भी है, जुडिशरी भी है और आपकी पॉलिटिकल भी है। अगर उन सब की जो काउंटेबिलिटी एक ही वक्त में ना की जाए तो वो काउंटेबिलिटी नहीं कहलाती, वो किसी न किसी तरीके से एक विक्टिमाइजेशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आपने बात की शुगर की इन्वेस्टिगेशन की। ये इन्वेस्टिगेशन मैंने टेकअप की एज ए चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। इंटीरियर रिपोर्ट मांगी, हुकूमत ने समझा भाई रहमान मलिक ने मांग लिया है तो बहुत डिटेल से लेगा चीज़, उन्होंने उठा के फिर उस पर कमीशन भी बना दिया। लेकिन मेरी जो बात है वही तक वही है। मैं चीनी पे आता हूं। पहले तो जरा पॉलिटिक्स के हवाले से बात हो जाए ना। मैं ये पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है, मैं चीनी पे उसी पे आ रहा हूँ। चीनी और पाकिस्तान की सियासत तकरीबन एक ही है, कभी ये मीठी हो जाती है, कभी ये नमकीन हो जाती है, इसलिए चीनी ज्यादा पड़ गई इस दफा हमारी सियासत को ज्यादा मीठी हो गई। चेयरमैन साहब APC की बात कर रहे थे कि ऑल पार्टीज का नहीं, तो देखिए ना चेयरमैन साहब एक बड़ी अक्लमंदी की बात करें कि जब कौमें फंस जाती हैं मुसीबत में, किसी बम
पावर में, तो उसके निकलने के लिए कलेक्टिव सेंस की ज़रूरत है, कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है, और वो आता है सियासी इकट्ठा बैठने से, जिसे आप अजमा कहते हैं, वो करना चाहिए। सिर्फ अपोजिशन के बैठने से मामला हल हो जाए? नहीं, बिल्कुल होगा। इसलिए क्यों मैं कह रहा हूँ कि मैंने 3 लेटर लिखे प्राइम मिनिस्टर को कि आप ईगो को एक तरफ रखें और आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लें। क्यों मैंने कहा, क्यों कहा बताता हूं। याद है हम जब जंग लड़ रहे थे मालाकांड स्वात में, हमारी बहुत पोजीशन खराब थी, तो हमने सोचा कि हम APC से अपनी मदद ले लें, और APC आई जिसमें इमरान खान भी थे और सारी लीडरशिप थी, और एक फैसला हुआ कि हमने ये ऑपरेशन करना है, और हमने किया और सब ने हमारा साथ दिया, किसी ने नेगेटिविटी क्रिएट नहीं की। आज कोरोना है, मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान में इसको सियासी पोलराइजेशन है, ये मुझे कहीं इतनी नेगेटिव होती नज़र आ रही है कि शायद हमारे हालात आने वाले वक्त में सीधे ना कर सकें, क्योंकि अगर आपकी सियासी पोलराइजेशन है। नहीं, पोलराइजेशन तो पार्टीज खुद कर रही हैं। नून लीग अपनी बात कर रही है, पीपल्स पार्टी अपनी बात कर रही है, PTI अपनी बात कर रही है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। मैं जब यूनिटी की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि सारी सियासी पार्टी जो नेशनल एजेंडा उस पर इकट्ठी हो जाए। नेशनल एजेंडा इस वक्त क्या हमारा इशू है? इकोनॉमिक इशू है, इकोनॉमिक इशू है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और ऑफ कोर्स गवर्नेंस है। और आने वाले महीने में जिस अंदाज से कोरोना बढ़ेगा और जितनी डेथ प्रेडिक्ट हुई हैं, दुनिया ने की हैं, उसको कैसे संभालेंगे? हमारी तो उतने वसाइल भी नहीं हैं। और आपको याद होगा, आपसे ही मैंने बात की थी और मैंने लेटर भी लिखा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई हैव रिटन अ बुक, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च। आपने वैसे तो 4-5 बुक्स लिखी हैं और बुक भी आपकी आने वाली है कोरोना के हवाले से। असद उमर साहब तो और पिक्चर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितना डर था उतना नहीं हो रहा। पहले उन्होंने 12 लाख की बात की थी जुलाई के एंड में, अब वो कह रहे हैं कि शायद 4 लाख तक हो। हमारा जो है प्रोग्राम सही जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ कराची में मैनेज नहीं हो रहा। कराची का मतलब पीपल्स पार्टी की बात सुने, हर चीज पीपल्स पार्टी पे डालनी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें एक धुर मिली हुई है, जिस चीज़ से उन्हें कुछ नहीं होता था पीपल्स पार्टी को रख के उसकी पिटाई कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसी बात को आगे लेके चलता हूं। कितने टेस्ट हुए हैं आपके? और जितने टेस्ट हुए उनमें से भी आपका तकरीबन 2.5 लाख तक पहुंच चुका है, और उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अगर ये 22 करोड़ का होगा तो कहां तक पहुंचेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट्स अ नेशनल इशू। आप क्या सोचते हैं कितना फिगर होगा पाकिस्तान? मेरा ख्याल है इस वक्त व्हेन आई टॉक टू यू, व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू, 2 मिलियन से ज्यादा इस वक्त कोरोना पेशेंट। 20 लाख से ज्यादा। मैं कह रहा हूं 20 लाख, मेरे से चैलेंज कर ले, मैं बताऊंगा 20 लाख है। ये किस बेसिस पे? मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं? जी हाँ, इसलिए कि एक फार्मूला है WHO का कि जिस जगह पे एक बंदा हो उसको 28.5 से मल्टीप्लाई कर लें उस एरिया में। एक बंदा जहां पे एक कोरोना का को इन्फेक्ट, समझे 28 यानी 30 बंदे हैं। हाँ। अब मैं ये रफ फिगर दे रहा हूं, जब आपके 2 लाख हैं तो 2 लाख को आप मल्टीप्लाई करें ना 30 से, कहां जाता है? ये तो 6 मिलियन पे जाता है भाई। मैं 7 मिलियन पर जाता है। मैं तो अभी अंडर वैल्यू बता रहा हूं चीजों को, और ये उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने मेजर्स लिए हैं ना। अगर इन्फेक्शन इस तरह बढ़ती है तो लॉकडाउन किया, स्मार्ट लॉकडाउन किया, सिलेक्टिव लॉकडाउन किए। सर दुनिया पूरी में एक ही है लॉकडाउन, वो है लॉकडाउन। इधर से उधर नहीं जाएगा, उधर से इधर नहीं जाएगा। ये सारे अपने के दिल को समझाने के लिए वो ऐसा एक कबूतर आंखें बंद कर ले को अंधेरा हो गया। दिस व्हाट आवर गवर्नमेंट इज थिंकिंग। देखिए बात सुने, मैंने पहले दिन कहा कि लॉकडाउन करें और आर्मी के थ्रू कर लें, नहीं माने। फिर मैंने कहा आर्मी के थ्रू आप रीइंफोर्स करें जितनी की जितनी SOPs है, नहीं किया। आप मुझे बताएं ये क्या लॉकडाउन होता है? एक तरफ सड़क बंद की होती है, दूसरी तरफ लोग खुले होते हैं, तो लोग मजाक उड़ाते हैं बाहर आपका, कौन से लॉकडाउन कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सिर्फ एक चीज़ आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन जब अगस्त आएगा, अगस्त में ज़्यादा लोग, खुदा ना करे, मेरी दुआ अल्लाह से ना कोई ऐसी बात हो, लेकिन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट साइड। तो इकोनॉमी भी तो फिर पैरेलल इफेक्ट हो रही है। आप सुने, पहले क्वार्टर तक इकानमी तो पहले ही बैठी हुई थी, आप अगर देखें आज तक बैठी। जी। चलो कोरोना हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि जिन कोरोना की वजह से हुआ, पर बेसिकली हमारी इकानमी पहले ही खत्म हुई थी। 14% ऑफ द इकानमी विल गो डाउन बिकॉज ऑफ दिस। आज आपका डॉलर 167 पे, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये 180 पे जाएगा। लिख लीजिए यहाँ पे, मैं हमेशा देता रहा हूँ प्रेडिक्शन, इसलिए कि आपकी इन्फ्लेशन रेट 11 पॉइंट्स ऊपर चला गया। जी ऊपर चलेगी, डबल। आपका जो ग्रोथ रेट है पहले 2.29 पे, उससे भी नीचे करके माइनस में चला गया। तो हाउ यू कैन कंट्रोल द प्राइस ऑफ रुपी
हाउ कैन यू स्टॉप इट डिक्लाइनिंग? सो हालात चाहे वो कोरोना से मुतल्लिका हों या इकोनॉमिक माशी हालात हों, वो बहुत ख़तरनाक आप बता रहे हैं। मुझे मलिक साहब ब्रेक लेना है। नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जी, JIT 3 JITs बनी थी, एक निसार मोराई के हवाले से, उज़ैर बलोच के हवाले से और बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से। सिंध गवर्नमेंट कल ये JITs पब्लिक करने जा रही है। सिंध गवर्नमेंट कल पीर है, पीर के रोज़ ये वेबसाइट पे डाल देगी। मलिक साहब के दौर में ही जब ये वज़ीर दाखिला थे JITs बनी थी। मैं ज़रूर इनकी राय लेना चाह रहा हूँ कि क्योंकि यही इन्हीं JITs की रिपोर्ट्स को पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं जनाब सेनेटर रहमान मलिक साहब, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी। अब वो बार बार JITs की रिपोर्ट्स लहरा रहे हैं, निसार मुराई वाली JIT, बल्दिया फैक्ट्री वाली JIT और उज़ैर बलोच की, और वो JITs की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आपके दौर में ये मैं एक अर्ज़ करूं बड़ी फ्रैंकली कि 2 JITs का तो मुझे नहीं पता, ना मुराई का और दूसरी का। जब बल्दिया में आग लगी तो आई एक्चुअली फ्लू इमीडिएटली, आई वाज समवेयर नियर इन कराची। तो मैं खुद बल्दिया टाउन उस फैक्ट्री में गया। मुझे पुलिस ने कहा कि आग लगी हुई सर, वी विल नॉट लेट यू गो, इट्स अ रिस्क। मैंने कहा चले गए? फुटेज निकालिएगा और दूर देखिएगा। मैं अंदर चला गया, बहुत तपश थी। मैं एक चीज़ जो मेरी समझ में आई कि बड़ी बिल्डिंग में आग लगी है, उसमें डिस्टेंस है कोई 10 फीट का या 15 फीट का था, उसमें आग कैसे चली गई? तो चलते चलते मेरे साथ थे पुलिस ऑफिसर, मैंने एक धार एक लिक्विड की देखी। तो मैंने कहा चेक करो ये क्या है। मैं उसे कहा इसको थोड़ा स्लाइड करो। एज एन इन्वेस्टिगेटर आप चीज़ें नोट कर रहे थे। तो वो था एक जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है जो कोई आग लगाता है, और वही एक्सप्लोसिव मटेरियल बहुत जगह देखा गया, कराची में और भी आग लगी। मैंने कहा कि नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं है, इत्तफाक नहीं ये किया गया है और ये इंजीनियर्ड चीज़ है। मैंने वहीं पे सेक्टर कमांडर थे ब्रिगेडियर साहब एक, उनको IG को वहाँ बुलाया, DIG को बुलाया। वहीं पे मैंने ऑर्डर किया कि देर आई हेयर बाई ऑर्डर ए JIT विच विल इन्वेस्टिगेट दिस होल मैटर। आप थोड़ा सा किस्सा ज़रा गौर से सुन लें। वो JIT ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, प्रेशर आना शुरू हो गया, जो मालिक थे वो भाग गए दुबई। प्रेशर कहाँ से आना शुरू हो? लोगों पे कि जी ऐसे मलिक साहब ने कह दिया है वो कि है ये तो इंसिडेंट है, ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। बहरहाल मैंने नहीं छोड़ा, मैंने उनको परसू किया और कुछ लोग वहाँ से अरेस्ट करवाए, और वो JIT अपना काम करती रही। उतनी देर में हमारी हुकूमत चली गई। अब बल्कि उन मालकान ने मेरे खिलाफ शिकायत भी की कि मलिक साहब ने गलत पकड़ रहे हैं हमें। मैंने कहा जब तक मालकान को नहीं पकड़ा जाएगा हम उस वक्त, मुझे 2 शक थे, एक कहीं इंश्योरेंस का इशू है या किसी ने कोई बत्ते शत्ते का मामला किया, दोनों ही थे। इंश्योरेंस का तो नहीं निकला, बत्ते का मामला निकल आया। और आई एम ग्लैड कि जो एक चीज़ मैंने सोची थी। बत्ता किसने मांगा था जी? कौन बत्ता मांग रहा? ये उस वक्त आप तो इन्वेस्टिगेशन मैंने देखा नहीं कि वहाँ के जो लोकल सेक्टर कमांडर वगैरह थे उन्होंने मांगा, और बहुत आप रिपोर्ट का एक हिस्सा है जो मैंने पढ़ी नहीं, मैंने मतलब आई हैव जस्ट हर्ड द न्यूज़। सेक्टर कमांडर किसके? वही जो उनके सेक्टर इंचार्ज जो किसके? उस वक्त MQM में था ना। उनमें भी बहुत से फैक्शंस थे। अब MQM में किस फैक्शन ने की अल्लाह जाने। और फिर ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना भी एक रोब बदमाशी करते हैं, वो तब जो रिपोर्ट में आएगा उसी में पता चलेगा। MQM के सेक्टर इंचार्ज थे, लेकिन किस ग्रुप के थे? आई हैड नो आइडिया, क्योंकि मैं तो फिर मिनिस्टर से निकल गया। अब दूसरी रिपोर्टें जो हैं वो बनाई गई, और वो बनाई गई थी जब हमारी हुकूमत चली गई थी, फेडरल गवर्नमेंट चली गई थी, उज़ैर बलोच वाली, और उसके बाद फिर बड़ी JITs बनी। देखें मेरे वक्त में जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब थे, मैं उनके साथ बहुत काम किया। मैं इज़्ज़त करता हूँ बाजी फमीदा को, आज भी हमें बाजी फमीदा कहते हैं, बहन है हमारी। लेकिन उस वक्त जब तक मैं बात कर रहा हूँ कोई ऐसी बात नहीं थी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वाली। जो बात कह रहे हैं ना कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ये किया वो किया, टोटली रॉन्ग। अजीब इत्तफाक है ना, अजीब इत्तफाक है कि वही JIT जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने वही रिपोर्ट्स लहरा कर सर पे कुरान रखा था और कहा था
कि फला फला इन्वॉल्व है, पीपल्स पार्टी को उन्होंने एग्जोनरेट किया था। आज वही JITs की रिपोर्ट्स डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जिस काबीना में बैठते हैं, उसी काबीना के एक कोलीग उनके अली जैदी लहरा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को दहशतगर्द भी करार दे रहे हैं, उनका सरप्लस भी करार दे रहे हैं। तक आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि ना मैंने उनकी असेंबली की बात की है। ये जो है उसका रिएक्शन है, जो शुगर और दूसरी रिपोर्टें आई हैं उसको काउंटर करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि फहमीदा साहब है, इसको पावरफुल मिनिस्टर हैं, शी शुड एजिटेट। और अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी, किसी ने बुलाया कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ठीक कर रहा था, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक कर रहा था, हमारी तो तरफ से कोई दहशतगर्दी नहीं थी। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये एक टिट फॉर टैट की बात की जा रही है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बात की जा रही है। और आज ही मैं PTI को भी, पीपल्स पार्टी को भी, MQM को, सबको समझाऊँगा, अगर आज आप लड़े, ये महीना जुलाई अगस्त जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है, मेरी प्रेडिक्शन है कहीं ये ना है कि हम सबसे हाथ धो बैठे एंड वी गो। मैं बता रहा हूं आपको, सिस्टम को ना लपेट दे कहीं। जिस तरह आप गाली गलोच कर रहे हैं और जिस तरह आज -1 की बात हो रही है, हमारे वक्त पे भी -1 की बात हुई थी कि जरदारी साहब को -1 कर दें, नवाज शरीफ के वक्त बात हुई थी नवाज शरीफ को माइनस कर दो। आज वही फार्मूला, वही जो धरने में कहा जाता था -1 फार्मूला आज चल रहा है। ये माइनस फार्मूला एक साइंटिफिकली हमारा एक परमानेंट फीचर बन गया है पॉलिटिक्स का, जो कि अच्छी बात नहीं है। उस वक्त जो -1 फार्मूला था, उस वक्त PTI एक प्रेशर ग्रुप था, प्रेशर डाल रही थी। आज की अपोजिशन जो -1 की बात कर रही है, ये तो खुद फंसी हुई है, इनका प्रेशर नहीं है उतना जितना PTI का प्रेशर था। इनकी क़यादत के खिलाफ केसेस हैं, PTI के खिलाफ उस वक्त केसेस नहीं थे। तो सिमिलैरिटी आप कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? वो और फैक्टर है, ये और फैक्टर है। होना और केसेस ना होना इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट परसेप्शन। पराचा साहब, जितने केसेस आजकल फिर रहे हैं इधर उधर, वो किसी वक्त भी केसेस बन सकते हैं और बड़े केसेस बन सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही अर्ज करूंगा अपनी कौम से, अगर इस पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को बसीयत पाकिस्तान रखना है, फॉर गॉड सेक यूनिटी कर लें। जिस अंदाज से इंडिया आपके पास पीछे पड़ा हुआ है, अमेरिका आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके CPAC के पीछे पड़ा हुआ है, और हम आपस में लड़ते रहेंगे, हमारी अपनी तबाही करते रहेंगे, और एक वक्त आएगा। जिस एजेंडे पे PTI वोट लेकर आई, इलेक्शन जीत के वो असेंबली में आए, वो था करप्शन के खिलाफ उन्होंने इकदामात लेने थे। अभी इसी बजट सेशन में आपने सुना इमरान खान, मेरी बात तो पूरी सुन लेना, मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, उनका पर्सपेक्टिव है। इमरान खान अभी भी पिछले हफ्ते खड़े होकर कह रहे थे ऐवान में कि अगर -1 हो भी गया तो जो दूसरा आएगा इनको नहीं छोड़ेगा, मैं करप्ट अनासर को हर जगह पीछा करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। कैसे यूनिटी फिर हो सकती है? बात यह है कि हम अनफॉर्चुनेटली अपने अपोनेंट को मारने के लिए ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं जो नहीं होने वाली होती। एक वज़ीर था, मैंने सुना कि परसों हमारे वज़ीर आज़म बनेंगे और 2 दिन में वो 200 अरब रियाल ला के, करोड़ लगा के, डॉलर उनके मुंह पे मारेंगे। बिल्कुल। बात यह है कि इसका मतलब यह है कि हमारी जो लीडरशिप है वो इमेच्योर है, उनको समझ ही नहीं आती कि सिस्टम क्या है दुनिया का। मैं कह रहा हूँ कि आज अगर फैसला कर लें कि कोई करप्शन का केस है या इलीगल ट्रांसफ़र है, उसको आप 20 साल से पहले ला नहीं सकते, इसलिए सिस्टम इज़ वेरी कमरसम। अब आगे बात आपने कहा कि नहीं, ख्वाहिश नहीं रख सकते, इरादा नहीं कर सकते, इरादा करे भी तो नहीं कर खत्म करेंगे। कानून दुनिया के बाहर के अपने हैं। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो आपका नहीं निकाल सकते वो, और वो जब तक या उसकी मर्जी ना हो या कोर्ट का पूरा प्रोसीजर एग्जॉस्ट ना कर ले। अभी आपने बात की थी कि PTI आई कि हम जस्टिस देंगे। जी हाँ, हम जस्टिस देंगे, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जस्टिस देंगे जी। जस्टिस कौन देता है मेरे मुल्क में? बिल्डिंग माफिया, लैंड माफिया, शुगर माफिया और वीट माफिया। जो ये चाहते हैं वही होता है। आई एम सॉरी टू से, मैं ज़रा बहुत वोकल हूँ। जिस तरह पैसा खर्च होता है, कुर्सियां कौन देता है, फिर तकरीरें कौन कराता है, आप ही हंस रहे हैं और कौन भी देख के हंस रहे हो कि मलिक साहब जीत कह रहे हैं। और भाई ये जितने इलेक्शन होते हैं ना, ये सब फ्लॉड होते हैं, इनके पीछे पैसा होता है, उन लोगों का पैसा होता है जिन्होंने लगाया होता है, फिर उन्हें पूरा भी करना होता है। अब मुझे पता है 2 मिनिस्टर इस वक्त बैठे हुए हैं, उनसे ये पूछे कि क्लोटियम इंटरनेशनल किसने बनाई थी? 2 मिनिस्टर बिल्कुल, क्लोटियम किसने बनाई? काबीना में जी, काबीना में एक एडवाइजर है जो इंडिया से अपनी कंपनी के डायरेक्टर लेके आया था, जिसने इलेक्शन कमीशन का बनाया था आपका ये पूरा सिस्टम। मेरा रिकॉर्ड पे मौजूद है। किसी ने पूछा उससे?
नहीं, वो सर कौन किसी ने है? पूछा, बताएं तो सही ना कौन है। मैं बता देता हूँ ना, थोड़ा सा वक्त देख ले। मैंने बता दिया, एक बड़ा एडवाइजर है, उसकी कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है, उसने किस सॉफ्टवेयर चीज की कंपनी है? जी AIT की कंपनी है। IT की जी कंपनी। बिल्कुल, आप थोड़ी तहकीक करें, अगली दफा फिर मेरे से सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। इलेक्शन कमीशन का सारा सिस्टम जो कि IT का था उन्होंने किया, और उस पर जो सिक्योरिटी की कंफर्मेशन थी वो 2 हैकर्स इंडिया का जिनका दफ्तर हैदराबाद दक्कन में है उन्होंने किया। आज हमारा अपना पूरा जो इलेक्शन सिस्टम है वो उनके मंजूर नजर पड़ा हुआ, उनकी गोद में पड़ा। आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं एक सिटिंग एडवाइजर के बारे में जो इमरान खान की काबीना में बैठते हैं, आप कहते हैं कि उनका तो असेंबली में कह दिया था, हाउस में बताया हुआ है, ये उठाएं रिपोर्ट और मुझे बुला लें विटनेस में, मैं आ जाऊंगा, लेकिन नहीं उठाई जाती। सिटिंग लोगों के जो बड़े प्यारे होते हैं, सिटिंग लोगों को बड़े प्यार से रखना होता है, बड़े प्यारे बेबीज होते हैं, उनको बेबीज के तौर पर रखा जाता है। चले, आप अगली जब हुकूमत को बदलेगी तो आप देखिए सबसे पहले ये अभी तहकीकात की बात हो रही है, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मलिक साहब खुद एक इन्वेस्टिगेटर हैं, बड़ी बड़ी तहकीकात इन्होंने की हैं। ये चीनी, मैं जो शुरू से बात कर रहा था कि जिस मामले में भी तहकीकात होती हैं वो अपनी जगह पे रह जाती हैं और मामला मुल्क और कौम के गले में पड़ जाता है। PIA पायलट्स का मामला यही हुआ, चीनी वाला मामला यही हुआ, पेट्रोल प्राइस कम हुई थी, पेट्रोल नहीं मिला लोगों को, वो उस वक्त मिला जब कीमत बढ़ गई थी, वहाँ भी तहकीकात जारी हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क के मसाइल के हवाले से और तहकीकात के हवाले से, और लीडिंग इन्वेस्टिगेटर जो इस मुल्क में रहे हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे हैं सेनेटर रहमान मलिक साहब। ये चीनी महंगी हुई, हुकूमत ने बड़े दावे किए, 2 रिपोर्ट्स बनवाई, वो क्या हुआ, केस अभी पेंडिंग है। लेकिन जो मेरा मामला है, जो मेरे जैसे पाकिस्तानियों का मामला है, वो तो चीनी की प्राइस का है। 52 रुपए से चीनी 85, 90, 95 रुपए मिल रही है। आपको पता है कि अयूब खान साहब के वक्त चीनी थोड़ी सी महंगी हो गई थी तो उन्हें घर जाना पड़ गया था, क्योंकि अवाम जिस चीज़ को समझ लेती है उसको नहीं छोड़ती है। चीनी का सुओ मोटो मैंने लिया था और उसमें जो स्मगलिंग हुई थी चीनी, वो आज भी उस रिपोर्ट में नहीं है। और हुकूमत अफगानिस्तान, यानी आप कह रहे हैं रिपोर्ट फॉल्टी है? फॉल्टी है, रिपोर्ट नाकिस है। बिल्कुल। जो यहाँ से भेजी गई है और जो वहाँ पहुँची है उसकी फिगर डिफरेंट है। हमारे लोग ट्राई कर रहे हैं और उधर से भी कोशिश हो रही है कि ये पूरी फिगर टैली कर ली जाए, क्योंकि कुछ स्मगलिंग जो हुई है वो लिस्टेड नहीं है, वो वैसे गई है उधर। और शुगर में बहुत मार्जिन है कि ये सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं जाती, बल्कि सारी जितनी आपकी मिडल ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ से आते हैं, फिर जो आपकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके पास जाती है। तो ये शुगर का मसला इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये बड़ा लंबा है, इसमें बड़े लोग आएंगे। लेकिन आप ये कैसे देखते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स को कहा शुगर मिल्स ने अदालत के हुक्म पर कि हम आपको 70 रुपए पर किलोग्राम चीनी देते हैं, वजारत इंडस्ट्रीज़ ने ख़त लिख दिया कि 63 रुपए शुगर मिल्स वाले दें ताकि हम आवाम को 70 रुपए दें। वो मामला दबा रहा, अचानक पता चला कि यूटिलिटी स्टोर ने 78 रुपए से ज़्यादा कीमत पर चीनी खरीद ली है। ये क्या विजडम है, क्या सोच है? ये होती है कि हर एक में कट होता है, यू नो अंडरस्टैंड। इस कट में आप जरा यूटिलिटी स्टोर के MD को 4 दिन रखे अपने पास, वो बता देगा कि क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी के ऊपर 1-2 क्वेश्चन किए हैं कि ये किसका रिश्तेदार है, पता करो कि जिसने जाके 78 रुपीज़ में वहाँ से ख़रीद लिया है। अगर वो 78 रुपीज़ में लेगा, उसका सारा फ्रेट श्रेट डाल के, उसका खर्चा डाल के वो बेचेगा 82 में। बाई द टाइम इट गो टू द मार्केट टू द रिटेलर, इट विल गो टू नियरली अबाउट 85-86। तो ये सिस्टम जो है ना, हमारा रूल ऑफ लॉ जो है, उसकी हम धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो जब धज्जियाँ उड़ाते हैं तो फिर यही हाल होगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि शुगर के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो इसको रेगुलेट करे, और स्टार्टिंग फ्रॉम गन्ना, जिस दिन गन्ना बोया जाता है उसके पैसा देते वक्त, गन्ना खरीदते वक्त, गन्ना को इस्तेमाल करते हुए। और इसमें सब ये कमेटी अभी बनाई है नहीं? कमेटियों से कुछ नहीं होता सर, ये ला बनाना चाहिए। हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम SOPs पे जाते हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ पे जाते हैं, मेक लॉ, शुगर एक्ट बना दें,
और शुगर एक्ट में पाबंदी लगा दें कि ये नहीं होगा। अच्छा, पीआईए की तरफ आते हैं। जो पीआईए की वजह से पायलट्स के मामले पर जो पाकिस्तान की बदनामी हुई अंदर भी और बाहर भी, दुनिया में फ़्लाइट्स ख़त्म हो गई, पाकिस्तान की रुक गई, पाबंदी लग गई। जितनी एविएशन इंडस्ट्री दुनिया की है, पाकिस्तानी पायलट्स को, इंजीनियर्स को, टेक्निकल लोगों को निकाल दिया गया। हुकूमत ये कहती है, मेरी बात पहले सुनने, हुकूमत कहती है कि जी अगर एक कोई ख़राबी है या गंद है उनके बकौल, तो गंद तो हम साफ़ करेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था विद इन 10 मिनट्स मैंने स्टेटमेंट दी थी कि जहाज़ का इंजन ठीक था इसलिए वो लैंड हुआ, जहाज़ का इंजन ठीक था इसलिए वो टेक ऑफ हुआ। अब सर, जिस अंदाज से ये इसको रिप्रेजेंट किया गया, आई डिडंट लाइक इट। नंबर 1, इसी किस्म के 2 जहाज़ों में इससे पहले 2 वाक़यात हो चुके हैं कि जब कोई फिडल कर देता है कंप्यूटर में तो जो हाइट आप कैप्टन समझ रहा होता है वो हाइट नहीं होती है, वो हाइट जो है वो गलत उसका एक फिगर आ रही होती है। एक तो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, क्या कैप्टन कह रहा है कि मैं इस हाइट पे हूँ और मैं लैंड कर रहा हूँ, क्या वाकई उस कंप्यूटर में जो हाइट थी, आपको पता है कि बहुत सी इश्यूज हैं पीआईए के साथ। आप कह रहे हैं मैं समझता हूँ कंप्यूटर फिडल हुआ कि कंट्रोल टावर में हाइट और नजर आ रही थी और जहाज में और नजर आ रही थी। कंट्रोल के पास तो हाइट जो होती है वो उसमें ही होती है, प्लेन में आती है, और प्लेन के लिए एक एसओपी होती है कि सर्टन हाइट पे हो। इसमें कसूर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ एटीसी का है कि उसको इजाज़त हम वही गलती कर रहे हैं जो हमारे वजीर हवाबाजी ने की। मसला, मेरी गुजारिश सुन लें, हम हादसे की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि वजीर हवाबाजी ने जो बयान दिया वो हादसे से हट के पायलट्स के जाली लाइसेंसों पे चले गए और इस वजह से ईयू भी कह रही है कि पाबंदी इस वजह से लगी है। देखिए, मैं किसी के ऊपर, क्योंकि मैंने मिनिस्टर ऑफ एविएशन का बयान नहीं देखा, मैंने जो हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले असेंबली में रिपोर्ट दी उन्होंने, आप दे रहा हूँ, और वजीर आजम ने उस रिपोर्ट को अप्रूव किया था। पहले मैं आगे यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि सारी की सारी कैबिनेट आ गई ना बीच में, एक इंडिविजुअल तो नहीं हुआ। जी जी, कैबिनेट की रिपोर्ट थी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि अगर एक चीज़ गलत नज़र आ रही है उसका तरीकाकार क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। क्या जब तक इन्वेस्टिगेशन करके वो पायलट्स जिनकी डिग्रियाँ जाली थी उनको बाइफरकेट नहीं कर लिया गया, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात है, अगर कोई अक्लमंद बैठा होता तो कहता देखें इंटरनेशनल हवाबाजी का एक महकमा है, उनको बुला लें, वो सब का इम्तिहान ले ले, टेस्ट कर ले, जो उनको क्लियर कर दे उसको रख लो, बाकी को निकाल दो। इतनी ज़रूरी आपने पूरे दुनिया में अपना नाम बदनाम कराना था? ना कोई पायलट भर्ती हो सकता है, ना हमारी एयरलाइन में को बैठेगा। प्राचा साहब भी जब पीआईए में कदम रखेंगे कैप्टन को देखो कि यार को असली है नकली है, तो हमें तो हर एक को सच्चो पानी भी आपने डाल दिया ना। लिहाजा मेरा ख्याल इसको रेक्टिफाई होना चाहिए। कैसे रेक्टिफाई होना चाहिए? पाबंदियां तो लग गई। ईयू ने कहा 6 महीने तक आप लैंड नहीं कर, आपके अपने दोस्त मुल्क यूएई ने कहा कि पीआईए इधर मत। मैं कह रहा हूँ इसका बड़ा आसान तरीका है। एक आईएटा एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल एविएशन का दफ्तर है, ठीक है, जो कि फ्रांस में वाक़ है। उनको रिक्वेस्ट करें कि हमारे 150 पायलट्स हैं, आप यहाँ आए हमारे खर्चे पे, हमारे हर पायलट का टेस्ट लें। वो हर पायलट का टेस्ट लेके, सारे तो नहीं है जाली डिग्री वाले, पायलट्स को बुनियादी तौर पर तो सबक सिखाने का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया कि चूंकि पैल्पा हड़तालें करती है, पाल्पा कहती है हम जहाज नहीं चलाएंगे, वो पायलट्स को सबक सिखाते सिखाते ये लोग पाकिस्तान को सबक सिखा। मुझे एक चीज़ और का पता चला जो मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि रूजवेल्ट होटल और एक हमारी प्रॉपर्टी है पीआईए की फ्रांस में, बहुत अच्छी प्राइम प्रॉपर्टी है। इस वक्त कुछ लोगों ने नवाज शरीफ को कहा कि आप बेच दें। नवाज शरीफ ने देखा, उन्होंने देखा नहीं अच्छी प्रॉपर्टी है। प्रिंस वलीद का नाम सुना होगा आपने जी, ही शोड इंटरेस्ट, तो वो नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ मिलकर फ्रांस की प्रॉपर्टी की उन्होंने कुछ किया था। अब मुझे ये पता है कि एक फार्मर इन्वेस्टर जो अमेरिका में थे, उनका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ। इसका डिप्लॉयड से सर्वे कराया गया। मेरा क्वेश्चन है हुकूमत पाकिस्तान से, पीआईए से, या जो भी कोई है, वो ये है, नंबर 1, क्या आपने डिप्लॉयड जो है किस बेसिस पे रिक्रूट किया? क्या आप पैमरा के पास गए? क्या आपने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की? और डिप्लॉयड को मैंडेट आपने क्या दी, और मैंडेट किसके लिए दी? क्या उसकी असेसमेंट ऑफ प्राइस के लिए,
और अगर आप नहीं ये सेस करना था कि हम इस होटल की रेनोवेशन करके बेहतर कराएंगे, वो तो मैं जब से सर्विस में आया हूँ मैं यही देख रहा हूँ कि होटल वो जो है रेनोवेट होगा। और हाल ये कुछ कमरे में जाए तो बेड में बैठो तो नीचे गिरते हो। लेकिन शुक्र है प्राइवेटाइजेशन कल जो फैसला हुआ वो कि प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, हम इसको प्राइवेट। ना प्राचा साहब जरा देखिएगा मेरे परसों की स्टेटमेंट ऑन ट्विटर कि अगर हुकूमत ने इसको बेचने की कोशिश की और जो डिप्लॉयड को और सबको लाए गए हैं और या एजेंडे में यही था कि बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, हुकूमत को पता चल गया था कि इसके खिलाफ लोग उठेंगे। उन्होंने समझदारी का सबूत दिया और मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने क्लैरिटी के साथ कहा कि अगर कोई भी बेचने की कोशिश करेगा आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कम। दो नाम और हैं, मैं बताऊंगा नहीं, जिन्होंने ये फैसला किया इसको लेने का। ये ऑलमोस्ट काम हो चुका था और ये PIA बड़ी देर से अंडर प्रेशर आ रही है। कोई इसको बेचना चाहता है, कोई इसको खरीदना चाहता है, कोई इसको डिवाइड करना चाहता है। यानी कि PIA वो PIA, आई एम सॉरी टू से, जिन्होंने पूरी मिडल ईस्ट की एयरलाइंस बनाई, वो PIA जिसके सारे हमारे कैप्टनों ने उनको ट्रेंड किया, वो PIA जिसके नाम से लोग कहते थे कि इट्स सेफ एयरलाइन, आज उस PIA का तबाही हो गई है। आपको याद होगा पिछली हुकूमत में कहा कि हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। मैं खड़ा हो गया असेंबली में, एक ही झंडा है हमारा जो पाकिस्तान से बाहर उड़ता है, वो PIA है, इसको हम प्राइवेटाइज नहीं करने देंगे। और PP ने रोका। और अगर अभी भी कोशिश कोई हुई PIA की कोई प्राइवेटाइजेशन की किसी किस्म की, ये हमारा नेशनल कैरियर है, इसको हम किसी भी सूरत में प्राइवेटाइज नहीं होने। बहुत शुक्रिया सेनेटर रहमान मलिक साहब। नादरीन, यही एडवाइस है कि पछतावे से बेहतर होता है कि इंसान वक्त पर फैसले करे। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।